तो खुल करके बोलिए ना कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे। बिल्कुल, हम तो बोले मुख्य मतलब सक्रिय भूमिका मतलब है कि इलेक्शन में हम लड़ेंगे। हम आने वाला जो ये विधानसभा है इसमें इलेक्शन लड़ेंगे, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम किसी नए पार्टी का सदस्यता नहीं लिए हैं अभी तक, ठीक है। और जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि छुपी हुई बात तो रहेगी नहीं। और हम आने का पूरा तैयारी कर चुके हैं। जो भी कैंडिडेट आ रहा है अभी, उसको अपना मैनिफेस्टो पहले दे देना चाहिए कि मैं इस पर काम करूंगा। बिना मैनिफेस्टो के कोई भी कैंडिडेट अगर फील्ड में आता है तो उसको आप सवाल कीजिए कि आप अगर जीतेंगे तो हमारे लिए क्या काम करेंगे। आपका बहादुर विधानसभा में मासूम रजा था, उसको टिकट नहीं देकर के आप दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि आप पैसे का खेल करवा रहा है। जो आपको पैसा दे, जिससे आपको फायदा हो, विधायक जीत जाए, वो विधायक रह नहीं रहे, फिर संभाल पाइएगा कि नहीं पाइएगा, कहाँ तक आप गारंटी दे पाइएगा। बोले कि यहाँ के लोगों को जज्बाती, यहाँ के लड़कों को, नौजवानों को जज्बाती बना करके उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ करके एक तिजारत का काम किया जा रहा है। जो कागज नहीं दे पाएंगे वो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, पता है ना। मोदी जी पहले अपना बाप दादा का कागज दिखा दे, अगर आपको दिखाना है। अमित शाह अपना बाप दादा का कागज दिखा दे। और जेल में रह करके अगर बहादुरगंज या सीमांचल में लड़ रहे हैं तो ये कहाँ तक उचित है, ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी तक। अभी फिर सुन ही रहे हैं। जाने मास्टर विजय साहब जिस पार्टी में भी जाते हैं, जाएंगे या गए हैं, तो उस पार्टी को उसको बेनिफिट होगा यहाँ के हिसाब से। अगल पास के सीटों को भी मिला कर। बिल्कुल, इतनी बड़ी आबादी में अगर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही है तो अपने आप में एक हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नेहरू कॉलेज बहुत बड़ा जगह है और पर्याप्त इसके पास ज़मीन उपलब्ध है। यहाँ पे हर चीज़ हो सकता है, एक यूनिवर्सिटी बन सकती है नेहरू कॉलेज अगर बनाना चाहे तो। लेकिन यह कि हम लोगों को बैक फुट पर रखने के लिए एक साजिश किया जाता है, राजनीति किया जाता है। हम जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो और दावा किया जा रहा है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत बयानी है और इस मूल अधिकार पर इतना भ्रष्टाचारी है कि एक हमारा यहाँ का चिकित्सा पदाधिकारी जो बहादुरगंज है, ये आपको 9 साल में एक ही जगह कार्यरत है और कभी हाजिरी नहीं रहती। यहाँ पे कभी हाजिर नहीं रहती है, सिर्फ हफ्ता में या दो बार 3 बार आकर के अपना अटेंडेंस बनाता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन जनाब वसीकुर रहमान साहब। आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं, खास करके जो भी करंट में जो कुछ मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात करने वाले हैं, और कुछ और भी जो ज़रूरियात मुद्दे हैं उन पर भी बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब और केडीवी लाइव के व्यूअर्स को मेरा आदाब और प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल आपसे वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के रहेगा। जिस तरह से भी मामला चल रहा है और इसका डेट भी शायद अब कल लास्ट डेट है, इसका कल तक लास्ट डेट है, तो क्या देख रहे हैं, ये सही है या गलत है? क्या लगता है कि इससे बहुत से लोगों को नुकसान होगा? जो मूल वोटर है वो वोटर यहाँ से छट जाएंगे इस प्रक्रिया से, क्या लगता है? देखिए, ये तो जो इलेक्शन कमीशन द्वारा ये चीज़ चलाया जा रहा है, ये इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसको अभी तुरंत इलेक्शन से चंद मिनट मतलब चंद दिनों पहले ही इस तरह का काम करवाना एक षड्यंत्र लग रहा है और जिससे वोटरों को वोट से वंचित करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। ऐसा कागज़ आप मांग रहे हैं जो कि हमारे इस एरिया में, जो कि बाढ़ पीड़ित एरिया है, यहाँ पे तो हजारों घर, सैकड़ों एकड़ ज़मीनें, हजारों एकड़ ज़मीनें यहाँ पे कट के नदी में समा जाती है। तो वहाँ पर किस आधार पर लोगों के पास इतना पुराना कागज़ जो मांग रहे हैं आप 1987 के बाद का, ये कागज़ कहाँ तक रह पाएगा? जो कागज़ नहीं दे पाएंगे वो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, पता है ना। ये शब्द किसका है? ये बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का है। तो जो कागज़ नहीं दे पाएंगे अपने इलाके के लोग, क्या वो घुसपैठिए हैं? यही तो सरासर गलत है ना। ये तो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि घुसपैठिए है। घुसपैठिए अगर हो जाए तो हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि जो पढ़े लिखे और जो बड़े तबके के लोग हैं वो तो अपना कागज़ दिखा देंगे, उसके पास कागज़ है, हर चीज़ है, वो अपडेट रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब मजदूर और दलित और जो पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, ये लोग कहाँ से कागज़ दे पाएगा? तो घुसपैठी हो जाएंगे, वो तो घुसपैठी हो जाएंगे आप इसके आधार पर। और ये अधिकार इस इलेक्शन कमीशन को किसने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट में इस पे उसको फटकार भी लगाया, फिर भी ये लोग उसके बात को अनसुनी करके काम किया जा रहा है। ये उचित नहीं है और ये सरासर एक आज इलेक्शन कमीशन भी एक पार्टी विशेष पर का अब एक विंग बन के रह गया है। अच्छा, यहाँ पर
पर एक चीज़ और भी आधार कार्ड वाला देखा जाता है, क्योंकि हम लोग का जो एरिया है ये सीमावर्ती एरिया है। अब देखेंगे तो इधर आपका बांग्लादेश पड़ जाता है, इधर बंगाल भी पड़ जाता है, फिर नेपाल भी पड़ जाता है। तो इस एरिया में बताया जाता है कि आधार कार्ड जितने संख्या हैं, जितने लोगों की संख्या है, उससे ज़्यादा आधार कार्ड बने हैं। 100 लोगों की संख्या है तो 126 लोगों के आधार कार्ड बने हैं, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से इस तरह के हैं। और ये सिर्फ किशनगंज के बारे में बताया जा रहा है। ये जिन्होंने बताया या तो उसको जानकारी का अभाव होगा, या ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये साजिश के तहत इस तरह के हमारे सीमांचल के साथ एक साजिश हो रही है और सीमांचल के लोगों के साथ साजिश हो रही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आधार किसी आदमी का तो आधार नहीं बना पाया का आदमी। कोई ऐसा आदमी है कि पिछले हम 2 महिला को आज देखे, लगभग वो उम्र में उनका 80 के आसपास का एज का है, वो अब तक उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो लोग कभी जाना ही नहीं। तो इस तरह के लोग हैं, उसका बेटा का है, उसका बहू का है, उसका हस्बैंड का है, उसका नाम कहीं है ही नहीं। तो ये ऐसे मतलब ये तो आप वो जो न्यूज़ चैनल वाले जो है, चाहे जिस भी न्यूज़ चैनल से के माध्यम से ये सब बात आ रही है, ये विशेष उसी पार्टी का न्यूज़ चैनल कहा जाता है। इसको गोदी मीडिया ही कहे तो ज़्यादा प्रोपेगेंडा के तहत ये सब किया जा रहा है। ये किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आधार कार्ड सबका है और उतना ही है जितना यहाँ के लोग हैं, उससे ज़्यादा तो कहीं नहीं है। 2 आधार कार्ड अगर बन रहा है तो ये सिस्टम, तो आधार नंबर आप मेरा मैच करा के देख लीजिए कि मिलता है कि नहीं, फिंगरप्रिंट होता है, एक आदमी का 2 आधार कार्ड बन सकता है। तो ये आपका इसका मतलब है कि आपका अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है। और दूसरी बात बोले कि 2014 से आपकी सरकार है, आप 2014 में आप इलेक्शन जीते, जिस मतदाता सूची के मतदाताओं से, उसी मतदाता को आज आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मतलब आपकी सरकार भी फौज बनी हुई है। इसका मतलब 2024 में इलेक्शन हुआ, बीजेपी जिस वोटर लिस्ट या मतदाताओं से आज बना, क्या उसी को आप कागज़ दिखाने बोल रहे हैं? मोदी जी पहले अपना बाप दादा का कागज़ दिखा दे, अगर आपको दिखाना है। अमित शाह अपना बाप दादा का कागज़ दिखा दे। ये जो आपका क्या बोले, आपका डिप्टी सीएम बिहार जो बोले, वो दिखा दे अपना बाप दादा का कागज़ मीडिया में आकर के। ऐसा कोई नहीं है, आप दिखाएंगे नहीं, लोगों से मांगेगा। गरीब और मजदूर और दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों से आप कागज़ मांग रहे हैं, जो आप कागज़ के बारे में कभी वो सोचा भी नहीं कि हमको कभी कागज़ दिखाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया से क्या लगता है कि जो मूल वोटर हैं वो छटेंगे, इसमें कुछ कमी आएगी? भाई बहुत सब होता है कि इतना कम टाइम दिया है, 1 महीना भी टाइम नहीं दिया, और इलेक्शन अभी सर पर आ गया है, इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो आप इससे पहले ही ये कर रहे हैं और अचानक कर रहे हैं, इसके लिए अगर उसको टाइम दे। फिर दूसरी बात आप क्या की है कि हमारे सीमांचल के जितने भी ब्लॉक हैं, सबका अंचल ऑफिस में आप ये आधार कार्ड को बंद करवा दिए, और दूसरा आपका जन्म प्रमाण पत्र जो बनता है वो रुकवा दिए, निवासी रुकवा दिए। यही इसी जिले में से आपको दुश्मनी है, मतलब क्योंकि यहाँ पे पूरे बिहार में जब 40 सीट में 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी और बाकी सीट में आपको पूरा एनडीए आया हुआ था। एक बिहार मतलब ये सीमांचल है, वो किशनगंज है, जहाँ से कांग्रेस सिर्फ जीत के गई थी। इसी वजह से यहाँ के उन लोगों को लगता है कि क्यों नहीं, मतलब हम एक तरह का दुश्मनी, एक भेदभाव, मतलब एकदम भेदभाव ही है, साफ तौर पर एकदम साफ तौर पर भेदभाव है, भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा, अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, इसमें काफ़ी हंगामेदार विधानसभा चल रहा है, लड़ाई मार तक हो गई, यहाँ तक कहा जाए तो कुर्सी उठा पटक, यहाँ तक कि गाली गलौज भी किया गया। क्या इस तरह की विधानसभा जब अंदर में इस तरह का माहौल सही है? हाउस में जब इस तरह के गुंडेगर्दी वाले चरित्र के लोग और एक तरह से कहिएगा कि जाहिल या अनपढ़ लोग पहुंचेंगे तो गरिमा तो विधानसभा का गिरेगा ही गिरेगा। आप भी लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को चुने जो पढ़े लिखे हों और समझे गरिमा को कि विधानसभा क्या गरिमा है, तब वहाँ पे बात करने का सलीका, किस तरह से हाउस में बात करनी चाहिए। ये ऐसे असभ्य लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, इस वजह से ये हालत आज देश का हो रहा है। विपक्ष वोट बहिष्कार करने के बारे में बात कर रहे हैं कि वोट बहिष्कार हो सकता है विधानसभा चुनाव में। विपक्ष द्वारा जितनी भी पार्टियां सभी मिल करके कोई भी चुनाव में नहीं उतरेंगे, मैदान में नहीं उतरेंगे। आपका इसके बारे में क्या व्यू है? ये तो बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं, विरोध तो करना ही चाहिए। अगर इस तरह का बात हो रही है, विरोध करना है। विरोध चाहे जिस रूप में आप कर रहे हैं वो सही है, अगर करने से फिर मजबूती के साथ विरोध करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो मजबूती के साथ होनी चाहिए। अच्छा, शर्जिल इमाम का चुनाव, शर्जिल इमाम के चुनाव लड़ने के बारे में कहा जा रहा है बहादुरगंज विधानसभा से, जो आपकी विधानसभा से। देखिए उसके बारे में देखिए, शर्जिल इमाम एक क्रांतिकारी मतलब लड़का है, छात्र है, छात्र संघ का नेता भी रहा है और उसका वो जहानाबाद से बिलोंग करते हैं, अभी जेल में है। और जेल में रह करके अगर बहादुरगंज या सीमांचल में लड़ रहे हैं तो ये कहाँ तक उचित
है ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी तक, अभी फिर सुन ही रहे हैं। दूसरा है कि बाहरी लोगों को यहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे या क्यों करेंगे, कारण मान लीजिए कि हम विधानसभा के किसी आदमी को चुनते हैं तो चुनने के लिए हम क्यों चुनते हैं कि हम नेता एक एमएलए चुनते हैं या प्रतिनिधि चुनते हैं, तो मेरा प्रतिनिधि क्या जेल से रह करके वो कर सकेंगे या फिर हम लोग ऐसे लोगों को जिता देंगे। ठीक है, उनको जेल में रखा गया है, वो गलत ढंग से जो भी रखा गया है, तो उसके लिए तो कानून है, कानून लड़ेगा और बेगुनाह को इंसाफ मिलता है। अगर मान के चले वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो किस आधार पर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ना ही वो यहाँ के बासिंदा है, ना ही वो यहाँ के मतलब कि आना जाना करते थे पहले जेल जाने से पहले, तो किस आधार पर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? इसी आधार पर कि यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है इसलिए? बिल्कुल, आपको कहना जायज़ है कि कभी कभी अचानक आ जाना और अचानक आकर के इलेक्शन लड़ना ये कहाँ तक उचित है, ये अभी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, और अभी सुन ही रहे हैं, बात अभी कंफर्म नहीं है। और वो उसके ऊपर यूएपीए की तहत धारा लगाई गई है। मान के चलिए कि वहाँ से अगर यहाँ से अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं, तो मैसेज क्या लगता है आपको, गलत मैसेज नहीं जाएगा यहाँ से? देखिए, हमारे सीमांचल को सब कोई एक उपजाऊ ज़मीन समझ करके सब कोई यहाँ खेती करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ का जो मतलब धरती मूल निवासी है, वो यहाँ कैसे करके उसको एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्टेबल है ये आप ही कह सकते हैं या लोग भी समझेंगे कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और उनको चाहिए था कि यूपी या जहानाबाद वहाँ से या असम के बारे में वो बात करके जो यूपीए में लगा, असम वाले चिकन्ने को वाला मामला में लेके असम उसके लिए ज़्यादा बेस्ट जगह था, या फिर जो वहाँ जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ से चुनाव लड़े। ये भी हो सकता है, ये ज़्यादा अच्छा रहता कि वहीं से लड़े। यहाँ आने का मतलब है कि एक निराधार आपका कोई मुद्दा नहीं होगा, बिना मुद्दे के इलेक्शन लड़ना बेकार है लोग मतलब। और दूसरी बात है कि जिस हम लोग हमेशा यहाँ पे एक सवालिया निशान पे रहते हैं, हमारा सीमांचल, फिर एक इस तरह के मतलब टारगेट में रहते कहा जाए तो बीजेपी के लोगों द्वारा, फिर उस तरह के जो नौजवान आज हमारे छात्र हैं जो जज्बाती बातों में आकर के जज्बात में बह करके इस तरह का बयान दे दिया जिससे यूएपीए लग गया उनको, तो फिर हमारे यहाँ के नौजवानों को भी अगर जज्बाती बन करके फिर विकास कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग फिर टारगेट में आ जाएंगे, ये बिल्कुल मैसेज गलत जाएगा। तो ये 100% ये सही बात है, क्योंकि उनके ऊपर यूएपीए के तहत धारा लगाई गई है, वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वो साबित हुआ है नहीं, वो अलग बात है, मामला दूसरा, लेकिन धारा तो लगाई गई है उन पर। और वहाँ यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, तो ये बिल्कुल एक पुख्ता टारगेट में आ जाएगा कि किशनगंज सीमांचल की देखिए वहाँ पर इस तरह के लोग जीते हैं जिसके ऊपर यूएपीए की तरह धारा लगाई गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट अभी का सवाल है मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में, आरजेडी में जा रहे हैं वो, क्या मतलब कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अभी आप किसी भी पार्टी में नहीं हैं? देखिए, वो सही डिसीजन लिए हैं मास्टर मुजाहिद साहब, खुद ही एक परिपक्व नेता हैं और तजर्बाकार भी हैं, और वो अपना डिसीजन जो लिए हैं बिल्कुल सही लिए हैं। और आने वाला जो फ्यूचर है, तो क्योंकि एनडीए और यूपीए में ही इंडिया गठबंधन में ही की लड़ाई होगी, सरकार इन्हीं दोनों में से एक का बनेगा, तो जब बनना ही है तो एक मजबूत किला के साथ वो आए हैं। सीमांचल का एक मजबूत किला माना जाता है उनको। और ऐसे आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन या फिर एनडीए के बीच में सरकार बनेगी, यहाँ पर एमआईएम वाले कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिए, बोलने से मेकर की भूमिका नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जो लेटर भी दिया आपको गठबंधन को, तो क्या एक्सेप्ट नहीं हुआ? इससे पहले भी उसके 4 विधायक जो 5 विधायक जीत के गए और 4 विधायक भाग गए। तो क्यों भागे? क्योंकि उसकी सरकार नहीं बनी, और जब काम नहीं हुआ तो लोग बोला कि हमको लोग उन्होंने ये जो 4 विधायक गए तो ये बोल के गए कि अगर विकास जो सरकार में या रहेगा उसी के साथ ना विकास होगा, तो ये लोग अलग से भाग के चले गए, तब जाके ये लोग विकास कुछ कर पाए। तो आप बोलना अच्छा आपको मुमकिन है, आपको लगता है कि एमआईएम की यहाँ पर सरकार बन जाएगी बिहार में? ये तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं, ऐसे के लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे, तो आपका क्या लगता है कि सरकार बनेगी? जज्बात में कुछ भी बोल देना और एक सोच समझ के बोलना, ये 2 अलग अलग बातें होती है। जज्बाती लोग कुछ भी बोल देंगे कि मैं आसमान को नीचे कर दूंगा, तो हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। आप किस आधार पर बोले कि सरकार बना लेंगे? कितने विधायक आप लेके आ जाइएगा? आने वो पहला उस बार फर्स्ट टाइम था तो लोग जज्बात में सब कोई आ गए थे। इवन के जितने लोग आज हैं, आज उससे 50% लोग कम हो गए, धीरे धीरे कम ही हो रहा है। लोग समझ रहे हैं बाहरी पार्टियों को जो भी है, और जो
टिकट के नाम पर इस तरह का मतलब कंट्रोवर्सी हुआ उन लोगों का कि पैसे पर टिकट करोड़ों रुपया दे करके एक बिजनेसमैन को टिकट देना, पैसे लेकर के नेताओं को नहीं देना। यहाँ समझ रहा है कि जज्बात के साथ हमारा खिलवाड़ किया जाता है। मतलब यहाँ के लड़कों का जज्बात के साथ, जज्बात का वोट लेता है, लेकिन वो जज्बात को बिजनेस बना लिया है, तिजारत बना लिया है। हमारा जज्बात का वो बिजनेस कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जिताओ कैंडिडेट को हम टिकट दे रहे हैं, जो जीतते हैं उन्हीं को देते हैं। जीतते कौन है? जो दम रखता हो। इसका मतलब आपके अंदर में दम नहीं है, कैंडिडेट के अंदर दम है। जीतने वाला कैंडिडेट है ना भाई, तो कैंडिडेट जीत रहा है, आप क्या, आपका क्या है फिर? मीम का तो कुछ नहीं है। तो आप ऐसे आदमी को दिए ना, एक लेमैन को दीजिए। आपका बहादुर विधानसभा में मासूम रह जाता, उसको टिकट नहीं दे करके आप दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि आप पैसे का खेल करवा रहा है। जो आपको पैसा दे, जिससे आपको फ़ायदा हो, विधायक जीत जाए, वो विधायक रहे नहीं रहे, फिर संभाल पाइएगा कि नहीं पाइएगा, कहाँ तक आप गारंटी दे पाइएगा? यहाँ के नेता पदाधिकारी का कहना है कि हम लोगों को पता ही नहीं था, तौसीफ साहब मतलब कि शामिल होने जा रहे थे तो वहाँ पर। कौन बोल रहा है? यहाँ के नेता पदाधिकारी कह रहे हैं, जो उच्च स्तर पर जो बैठे हुए हैं उस पार्टी के, इसी वहाँ एमआईएम पार्टी के। हाँ, तो भाई उनको सब मालूम रहता है। वो लोग कुछ भी बोले ना कि यहाँ के लोगों को जज्बाती, यहाँ के लड़कों को, नौजवानों को जज्बाती बना करके उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ करके एक तिजारत का काम किया जा रहा है मीम के द्वारा। तिजारत का काम किया जा रहा है, एकदम ये तिजारत है। तो वो पार्टी है ना भाई, जैसे महागठबंधन आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, सेम ऐसे ही एमआईएम पार्टी है। तो वो भी तो अपना चाहेंगे ना कि मेरा भी जनाधार बढ़े, हम भी उसी कैंडिडेट पर दाव खेले, जो कैंडिडेट जिताओ हो और जीतेंगे तो ये पार्टी का ही फायदा होगा। तो अपना पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। तो अपना पार्टी के अंदर, आपके पार्टी के अंदर दम है, तो आप फिर क्यों पैसे वाले लोगों को चुन रहे हैं? जो आपका मेहनत कर रहा है, जो मतलब 10 साल से 5 साल से आपका मतलब ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है, उसको आप इग्नोर करके पैसे वालों को टिकट दे रहे हैं। पैसे वालों को इसलिए दे रहे हैं कि वो आपको दे रहा है, करोड़ों रुपये का टिकट खरीद करके तब जा करके वो आपका विधायक बनता है, पैसे के बलबूते पे। इसका मतलब तिजारत ही हुआ ना। यहाँ पे तो सोशल वर्कर को कुछ नहीं हो रहा है, सोशल जो है वो उसको कुर्सी आप नहीं दे रहे हैं। अच्छा मास्टर मुझे जो आरजेडी में जा रहे हैं, क्या लगता है कि उस आरजेडी में जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? अब सिर्फ कोचादाबंद नहीं, उसके आसपास की सीटों को नुकसान होगा या फिर उससे फ़ायदा होगा या कुछ नहीं होगा? देखिए, आरजेडी में वो जाने, मास्टर मुझे सब जिस पार्टी में भी जाते हैं, जाएंगे या गए हैं, तो उस पार्टी को उसको बेनिफिट होगा यहाँ के हिसाब से। अगल पास के सीटों को भी मिला कर? बिल्कुल, एक आसपास में तो प्रभाव पड़ेगा ही। बिल्कुल एकदम प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बहादुरगंज के बारे में बात करेंगे। पिछला कार्यकाल कैसा रहा? शायद ये सवाल हमने आपसे पिछले बार भी किया था, लेकिन फिर से कर रहे हैं। पहले का कार्यकाल में कैसा मतलब काम हुआ? क्योंकि आप इसी विधानसभा से हैं तो आप बेहतर तरीके से कह पाएंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। और इस बार जो 5 साल कार्यकाल रहा अंजार नईमी साहब का, दोनों के कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? किस में काम हुआ है? देखिए, बहुत अंतर है। कार्यकाल 17 साल बनिस्बत आपका ये 4-5 साल बहुत अंतर है। 17 साल में लोग उब गए थे, सिर्फ कांग्रेस के नाम पे यहाँ पे सीट चल रहा था। कांग्रेस के नाम पे ही सीट यहाँ पे जीती, क्योंकि कांग्रेस का ये सीट है बहादुरगंज, खास करके किशनगंज जिला के अंदर में बहादुरगंज कांग्रेस ही रहा है हमेशा। यहाँ पे हर पार्टी आई लेकिन जीत नहीं पाया। ये इस बार जो लास्ट बार जो जीता मीम वाला, इसलिए कि 17 साल का कार्यकाल उसका बिल्कुल नहीं था बढ़िया, कोई विकास नहीं हो पाया था। रूटीन वर्क को भी, जिसको रूटीन वर्क कहते हैं, वो भी सही तरह से नहीं हो पा रहा था। लोग सोचा कि इसको बदला जाए, तो मीम इस बीच में आ गया, तो मीम को एक तरफ आदमी सपोर्ट करके उसको निकाल दिया, और वही मीम वाला फिर आज राजद में चला गया। तो मिला जुला के सोचिए कि यहाँ पे हमेशा इंडिया गठबंधन का ही सीट रहा है, और एक उस पर कांग्रेस रहा है, और कांग्रेस की सीट रिजर्व है। और इस सीट को अब कहाँ पे? अभी तो आरजेडी के पास है। आरजेडी के पास तो एडेप्टेड है ना, मत जीत के आरजेडी नहीं आई यहाँ पे। यहाँ पे कांग्रेस जीती है, और कांग्रेस को हरा करके मीम जीता गया। मीम का आप कैंडिडेट को आप लिए हैं। अच्छा, आपने वो जो तुलना करने के बारे में जो सवाल किए थे कि पहले का कार्यकाल और अभी का कार्यकाल, बेस्ट कार्यकाल कौन सा रहा? बेस्ट कार्यकाल इसी को कहिए, जहाँ विकास हुआ उसी को ना बेस्ट कार्यकाल। अभी जो चल रहा है? जी जी जी। अच्छा।
तो अच्छा, जो आप बोले थे कि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, तो ठीक है, परंपरागत सीट रही है, लेकिन कांग्रेस का चेहरा नहीं है ना अभी ना बहादुरगंज से। अगर मान के चले उनके पास सीट चले जाती है कांग्रेस के पास, चेहरा कौन होगा फिर उसमें? हो सकता है कहीं वसीकुर रहमान साहब तो नहीं, मतलब चेहरा होंगे। देखिए कोई भी हो सकता है। कांग्रेस का जब परंपरागत सीट है तो कांग्रेस में पुराने लोगों को आप ढूंढिए कि कांग्रेस के पुराने लोग कौन हैं। और कांग्रेस में पुराने लोग थे वो तो चले गए हैं। पुराने का मतलब कितना पुराना? एक तो हो गया आज़ादी के बाद से लेके वो भी लोग हैं हमारे पिताजी, मेरे अब्बा जो है इंदिरा गांधी के ज़माने से कांग्रेसी हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी के जैसे जेल भरो आंदोलन में वो भी जेल गए हैं। उसके बाद आज कांग्रेस के हम लोग 2010 में यूथ में कांग्रेस का महासचिव पटना से हम लोग इलेक्शन जीते हैं। तो खैर ढूंढने वाले हैं ना, कांग्रेस के में जो आदमी है वो बिल्कुल साइलेंट मूड में रहता है, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करता। आपको क्या लगता है टिकट किधर जाएगा? कांग्रेस के पास आएगा फिर कि आरजेडी? ये सीट तो हमको ज़्यादातर चांस लगा कि कांग्रेस पे जाएगा। कांग्रेस में जाएगा जी, लेकिन सिटिंग विधायक है ना। सीटिंग विधायक आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये सीटिंग विधायक ना राजनीति का है ना कांग्रेस का। ये तो मीम वाले को आपने हायर कर लिया है। हाँ अच्छा, सबकी ख्वाहिश होती है, जिस भी वो पद में रहते हैं वो सबकी ख्वाहिश होती है कि उससे ऊंच पद पर जाए। आप अभी जिस पद में हैं, आपका भी कुछ ख्वाहिश होगी कि हम भी इस पद से ऊपर में जाएं, ऊपर वाले पद में जाएं, क्योंकि जितने ऊपर पद में जाएंगे खास करके राजनीति में, उतनी ज़्यादा लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। आपका क्या ख्वाहिश है ज़्यादा लोगों की सेवा करने के लिए? हम लोग राजनीति में जब आए हैं ना, तो हम सोशल वर्क से यहाँ आए हैं। जिस भी पद पे आज आए हैं, मेरा सोशल वर्क में आप जो लेके एमयू आंदोलन से हमारा शुरू हुआ, उसके बाद हमारा सीमांचल एकता संगठन जो आपका सब डिवीज़न बनाने के लिए बहादुरगंज को पैदल यात्रा भी किया। उसके बाद फिर हम लोग लोचा पुल संगठन बनाया जिसमें लोचा पुल बना। हम लोग का हमारा जीवन जो है ना संघर्ष में ही रहा और आंदोलन में ही रहा है, और समाज सेवी में ही हम काम किया, समाज सेवा ही किया हो अब तक। और हम भी ये चाह रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है इसमें मैं भी सक्रिय भूमिका में रहूँगा। सक्रिय भूमिका में रहूँगा या फिर मेन लीड में रहूँगा? बस सक्रिय मतलब मुख्य भूमिका में रहूँगा इंशाल्लाह। तो मुख्य भूमिका जैसे कि आप मैदान में उतरना चाहेंगे जी, मतलब खुल करके बोलिए ना कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे। बिल्कुल, हम तो बोले मुख्य मतलब सक्रिय भूमिका मतलब है कि इलेक्शन में हम लड़ेंगे। हम आने वाला जो ये विधानसभा है इसमें इलेक्शन लड़ेंगे, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही है। अच्छा, ये हुई है बातें खुल करके। जी जी। तो आप अभी किसी पार्टी में नहीं है किसी पार्टी में अभी तक हम पार्टी में अभी कोई पार्टी का हम कोई सदस्यता नहीं लिए। तो क्या विचार है कि इंडिविजुअल ही आएंगे या फिर भाई ये वक्त बताएगा आपको कि क्या कहता है, राजनीति में हर बातें खुल करके नहीं बोलनी चाहिए, इसी का नाम राजनीति है। राजनीति अब जब करते हैं हम आएंगे, बस वक्त बताएगा कि कैसे आएंगे। लेकिन आएंगे ये तय बात है। जी तय बात है। अच्छा, तो ज़्यादा समय भी नहीं है ना, 3-4 मिनट समय है। अगर किसी पार्टी से आएंगे तो पार्टी में कब शामिल हो रहे थे? जी, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम किसी नई पार्टी का सदस्यता नहीं लिए हैं अभी तक, ठीक है। और जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि छुपी हुई बात तो रहेगी नहीं, और हम आने का पूरा तैयारी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक ठो अगर आप हिंट आप मत बताइए कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं, जब भी आप ये बताइए कि हम पार्टी में जा रहे हैं या फिर इंडिविजुअल रहेंगे। आप ये मत बताइए किसी पार्टी में किस पार्टी में जा रहे हैं, सिर्फ ये बताइए कि इंडिविजुअल या पार्टी। मतलब दोनों रह सकता है हमारा। अच्छा जी, दोनों। अगर पार्टी हमारा बढ़िया मिल गया तो हम उस पार्टी में चले आएंगे। अच्छा जी। चलिए, बहुत सारे पार्टी वाले लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी अप्रोच करें वसीकुर रहमान साहब को, मौका है अभी। चलिए, नेक्स्ट आपका एक सवाल आपसे नेहरू कॉलेज वाला करेंगे, लास्ट। नेहरू कॉलेज जैसे आपके ही विधानसभा क्षेत्र में है और आपके घर के बगल में ही, पास में ही है, जो कि काफ़ी खंडर है, बहुत बुरी स्थिति है देखा जाए तो। और वहाँ पर क्लास भी बहुत मतलब कि ना के बराबर ही होता है। सब्जेक्ट भी मात्र 7 सब्जेक्ट है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो सकती है। क्यों नहीं हो रही, क्यों इसमें सुधार नहीं हो रहा है? देखिए, हम लोग अब सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा है एजुकेशन की वजह से है। और एक मात्र नेहरू कॉलेज, उसके बाद बहादुरगंज कॉलेज बना, और एक मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज में है, और एक आपका ठाकुरगंज में है। बस वो भी दो, ठाकुरगंज और बहादुरगंज ये दोनों का तो कभी इसको कुछ सरकार से कुछ मिल नहीं रहा है, ये ऐसी चल रहा है मतलब। लेकिन नेहरू कॉलेज और जो मारवाड़ी कॉलेज है तो उसमें सभी संकाय की पढ़ाई हो रही है। हमारा नेहरू कॉलेज बहादुरगंज जो है, दिघल बैंक तो आपका टेहरागाछ, आपका बहादुरगंज, पोचाधामन को भी सराउंडिंग है। इतनी बड़ी आबादी में अगर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही है तो अपने आप में एक हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और हमारे यहाँ पे गरीब जो छात्र हैं
जो बाहर पढ़ने नहीं जा सकते हैं, ऐसे छात्रों के लिए एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ नेहरू कॉलेज। और नेहरू कॉलेज में अगर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही, ये बड़ी दुख की बात है। हमारे जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं या हमारे जितने भी शिक्षाविद हैं, इनको चाहिए कि ये जल्द से जल्द एक शिक्षा पर आंदोलन हो और शिक्षा को आंदोलन करके हमारा जो नेहरू कॉलेज है इसको अपडेट किया जाए। नेहरू कॉलेज बहुत बड़ा जगह है और पर्याप्त इसके पास ज़मीन उपलब्ध है, यहाँ पे हर चीज़ हो सकता है। एक यूनिवर्सिटी बन सकती है नेहरू कॉलेज अगर बनाना चाहे तो, लेकिन यह है कि हम लोगों को बैक फुट पर रखने के लिए एक साजिश किया जाता है, राजनीति किया जाता है। यहाँ पर नीतीश सरकार बार बार दावा करते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा जो काम किया है एजुकेशन और स्वास्थ्य पर काम किया है, लेकिन अपने इलाके में देखा जाता है तो स्वास्थ्य और एजुकेशन की स्थिति बहुत बुरी है। आपके बहादुरगंज में भी देखा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य में कुछ दिन पहले ही एक महिला की, गर्भवती महिला की मौत हो गई क्योंकि उसका घर गृह प्रसव मतलब कराने के दौरान, और जिस हॉस्पिटल से यहाँ से वो नर्स गई थी उस हॉस्पिटल के जो प्रभारी है उन पर भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं और 7 साल से एक ही जगह पर जमी हुई है और यहाँ से टस से मस नहीं हो रही है। 7 साल नहीं सर, 9 साल से। और आप लोग भी बहुत आवाज़ उठाते हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस ये भ्रष्टाचारी है यही। हम जैसे लोग यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, हम जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो और दावा किया जा रहा है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत बयानी है, चाहे वो नीतीश कुमार जी बोले चाहे कोई भी बोले। स्वास्थ्य और शिक्षा पर जितना भ्रष्टाचारी है किसी और जगह में हो रहा है तो वो मतलब उसको उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा हमारा मूल अधिकार है और इस मूल अधिकार पर इतना भ्रष्टाचारी है कि एक हमारा यहाँ का चिकित्सा पदाधिकारी जो बहादुरगंज है, ये आपको 9 साल में एक ही जगह कार्यरत है और कभी हाजिरी नहीं रहती। यहाँ पे कभी हाजिर नहीं रहती है, सिर्फ हफ्ता में या 2 बार 3 बार आकर के अपना अटेंडेंस बनाता है। और अगर देखना है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं या हमारी बात अगर सत्य साबित करनी है तो वहाँ का CCTV फुटेज को आप खंगालिए कि वो कितना देर यहाँ रहती है, कितना देर नहीं रहती है और क्या काम हो रहा है। डेली का उनका यही मतलब डेली का जब उनको पता चलता है, यहाँ का पदाधिकारी भी उससे मिला हुआ है क्योंकि पदाधिकारी को ये लोग कुछ ना कुछ दे के रखता है और बड़े रसूख वाले घराने से आती है, तो इसी वजह से ये वहाँ पर जा करके अपना रसूख का इस्तेमाल करके सिर्फ नाम का पदाधिकारी यहाँ पर बना हुआ है और बाकी काम कुछ नहीं है। राम भरोसे चल रहा है यहाँ का हॉस्पिटल। यहाँ पे हॉस्पिटल सही चलता तो यहाँ पे कुकुर मुत्ते की तरह यहाँ नर्सिंग होम खुले हुए हैं जिसका कोई ना लाइसेंस है ना कुछ है, ऐसे ही चल रहा है। और ये सरासर जो जितना भी स्वास्थ्य विभाग का पदाधिकारी है ये एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसमें आला अधिकारी संलिप्त है। अच्छा वसीकुर रहमान साहब, एक लास्ट सवाल आपसे, जैसे कि आपने कहा कि हम इस बार आएंगे, मैदान में उतरेंगे विधानसभा चुनाव में। वसीकुर रहमान साहब की क्या इच्छा है, किस चीज़ को लेकर के मैदान में उतरेंगे, लोगों के बीच जाएंगे अपने पक्ष में वोट करने के लिए और लोग प्रभावित होकर के आपके पक्ष में वोट करेंगे? देखिए हम लोग को तो रोड सड़कें बहुत हो चुका, लगभग हमारा 70% 80% मिला जुला करके एवरेज में आ चुका है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर है तो शिक्षा पर काम करना और स्वास्थ्य पर काम करने की ज़रूरत है और रोजगार पर काम करते हैं। रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य ये 3 चीज़ पर हमको फोकस करना पड़ेगा और इस 3 चीज़ पर फोकस करने के लिए हम लोगों को अपना रणनीति बनानी चाहिए। हम इस सभी जितने भी प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं या जो रखते हैं कि हमको ऐसा काम करना चाहिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये 3 चीज़ पर हमको काम करना चाहिए। लास्ट में अपने विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई हम विधानसभा वासियों को यही संदेश चुनाव को लेकर के, जैसे कि चुनाव को लेकर आने वाला जो चुनाव है इस पर आप अपना मतलब सोच समझ करके अपना मत का प्रयोग करेंगे और ऐसे लोगों को चुनेंगे जो पढ़े लिखे हो और जो आपके बातों को सरकार तक ले जाकर के आपके पास तक काम करा सके और पदाधिकारियों पर अपना दबदबा बना सके। दूसरा है कि आपको करने वाला आदमी जो संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने वाला आदमी हमेशा संघर्ष करते हुए आया हुआ है और ऐसे लोगों को चुने कि जो काम को अपना कोशिश करके काम कर सके। ये नहीं कि बहानाबाजी करने के लिए हम जीत गए अब बहाना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा नहीं। इस पर काम हो और जो शिक्षा पर काम करे सबसे ज़्यादा और रोजगार, ये स्वास्थ्य पर और रोजगार पर इस बातों को बोलिए और जो आदमी जो भी कैंडिडेट आ रहा है अभी
उसको अपना मैनिफेस्टो पहले दे देना चाहिए कि मैं इस पर काम करूंगा। बिना मैनिफेस्टो के कोई भी कैंडिडेट अगर फील्ड में आता है तो उसको आप सवाल कीजिए कि आप अगर जीतेंगे तो हमारे लिए क्या काम करेंगे। ये सवाल तो पूछना ही पूछना चाहिए हर आम आदमी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासिकुर रहमान साहब। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।